हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग लिमिट स्टेट डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जैसा कि पिछले क्लास में बताए थे कि लिमिट स्टेट डिज़ाइन जो है आपका सबसे लेटेस्ट मेथड है। अभी जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं जो भी स्ट्रक्चर्स का, तो वो हम लोग लिमिट स्टेट डिज़ाइन के थ्रू करते हैं। ठीक है। ये अभी तक का सबसे लेटेस्ट मेथड है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या आप लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले बेसिस ऑफ डिज़ाइन पढ़ना है। Then classification of limit states, characteristic and design actions, then ultimate and design strength एंड so on। तो ये सब आपका टॉपिक है जो कि आपको कवर करना है। ठीक है। आज की क्लास में हम लोग बेसिस ऑफ डिज़ाइन पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ लिमिट स्टेट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका बेसिस ऑफ लिमिट स्टेट डिज़ाइन। देखिए, लिमिट स्टेट डिज़ाइन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को डिज़ाइन इस पर्पस के लिए करना पड़ता है कि जितना भी आपके लोड्स आ जाए, ठीक है, चाहे वो डेड लोड हो चाहे लाइव लोड हो, जितना भी हम लोग पढ़े थे, विंड लोड, स्नो लोड, अर्थक्वेक लोड, तो उसको वो पूरे लाइफ स्पैन तक, ठीक है, जितना ईयर्स के लिए हम लोग इसको डिज़ाइन किए, मान लीजिए 100 साल के हम लोग डिज़ाइन किए, तो 100 साल तक ये सब जो लोड्स आए तो उसको आराम से सेफली विथ स्टैंड कर सके। ठीक है। लिखा हुआ भी है कि इन लिमिट स्टेट डिज़ाइन मेथड, ठीक है, द स्ट्रक्चर शैल बी डिजाइन टू विथ स्टैंड सेफली ऑल द लोड्स लाइकली टू एक्ट ऑन इट थ्रू आउट इट्स लाइफ। तो उसके लाइफ टाइम तक, अगर 100 साल के लिए अगर हम लोग डिज़ाइन किए, तो 100 साल तक जितना भी कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स आ जाए तो उसको वो सेफली विथ स्टैंड कर सके, मतलब आराम से रजिस्ट कर सके, उसमें कोई भी प्रकार का क्रैकिंग ना हो, फिर डिफ्लेक्शन ना हो, ये सब हम लोग चेक करते हैं। ठीक है। वी ऑल्सो सेटिस्फाई द सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट, ये भी हम लोग चेक करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ डिफ्लेक्शन एंड वाइब्रेशंस शैल नॉट कोलैप्स अंडर एक्सीडेंशियल लोड्स such as from explosions or impact or due to consequences of human error to an extent not originally expected to occur। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हम लोग लिमिट स्टेट डिज़ाइन यूज़ करते हैं कोई भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेंथ के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद सर्विसिबिलिटी को लेकर चेक कर लेते हैं। सर्विसिबिलिटी में क्या आता है कि आपका जो स्ट्रक्चर है, मान लीजिए वो फेल नहीं किया, लेकिन वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत डिफ्लेक्ट कर जाए, मतलब अगर ये आप बीम लगाएं, ये बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर जाए, मतलब जितना लिमिटेशन है उससे ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर जाए, तो ये स्ट्रक्चर जो है क्या हो जाएगा, अनसर्विसेबल हो जाएगा, मतलब रहने लायक नहीं रहेगा। ठीक है। ऑब्वियसली कोई भी इंसान ऐसा स्ट्रक्चर में नहीं रहना चाहेगा जहाँ पे बीम हो, उसको हमेशा डर लगा हुआ रहेगा ना कि इतना डिफ्लेक्ट कर गया, पता नहीं कब गिर जाए। ठीक है। या फिर उसमें क्रैक्स वगैरह नहीं डेवलप होना चाहिए। सर्विसिबिलिटी में यही सब हम लोग चेक करते हैं कि वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट ना कर जाए, जो मेंबर्स होता है स्ट्रक्चर का, या फिर पूरा स्ट्रक्चर ही डिफ्लेक्ट ना कर जाए, या फिर वाइब्रेशंस जो आ रहा है, मान लीजिए कि हम लोग जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन किए वो कोई इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है, तो उसमें मशीन्स वगैरह यूज़ हो रहा है, तो मशीन्स के कारण वाइब्रेशंस आता है, तो उसके कारण उसमें क्रैकिंग्स वगैरह ना डेवलप हो जाए। ठीक है। या फिर कभी अचानक से एक्सीडेंटल लोड आ गया, ठीक है, कोई अचानक से लोड आ गया तो उसके कारण उस कोलेप्स ना कर जाए वो, मतलब कि गिर ना जाए, तो ये सब भी हम लोग चेक करते हैं। ठीक है। या फिर सडन इम्पैक्ट आ जाए, अचानक से लोड आ जाए, एक्सप्लोजन हो जाए, या फिर ह्यूमन एरर के कारण कुछ दिक्कत आ जाए, तो वैसे केस में स्ट्रक्चर उसको आराम से झेल ले। यही हम लोग का बेसिस होता है लिमिट स्टेट डिजाइन का। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग क्या समझे कि जितना भी लोड्स आता है स्ट्रक्चर में, उसको वो सेफली रजिस्ट कर जाए थ्रू आउट इट्स लाइफ स्पैन, अपने लाइफ स्पैन तक वो आराम से जितना भी लोड आ रहा है उसके ऊपर, उसको आराम से वो रजिस्ट कर ले, विथ स्टैंड कर ले सेफली। ठीक है। और उसको उसका हम लोग सर्विसिबिलिटी भी चेक करते हैं कि ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पैन, उसके लाइफ स्पैन तक वो सर्विसेबल रहे, ऐसा नहीं हो कि उसमें क्रैकिंग्स डेवलप हो जाए या फिर डिफ्लेक्शन हो जाए जिसके कारण उसमें रहने में बड़ा दिक्कत आए। ठीक है। तो अब लिमिट स्टेट होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। ठीक है। तो लिमिट स्टेट क्या होता है, यहाँ पे डिफिनेशन बड़ा अच्छा सा दिया हुआ है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है। द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर द सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट बिफोर फेलर अकर्स इज कॉल्ड अ लिमिट स्टेट। तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब फेल होने से पहले जो एक्सेप्टेबल लिमिट होता है सेफ्टी का एंड सर्विसिबिलिटी का, उसी को बोलते हैं लिमिट स्टेट। मतलब कि कोई स्ट्रक्चर फेल होने से पहले जो एक्सेप्टेबल लिमिट हो गया सेफ्टी का, सेफ्टी के लिए जो एक्सेप्टेबल लिमिट हो गया सर्विसिबिलिटी के, तो उसी को बोलते हैं लिमिट स्टेट। ठीक है।
यहाँ तक हम लोग समझ गए। लिमिट स्टेट डिजाइन का बेसिस ही है कि जितना भी लोड्स आ रहा है उसके ऊपर उसको आराम से वो विथ स्टैंड कर ले थ्रू आउट इट्स लाइफ स्पैन। ठीक है, जितने साल के लिए इसको डिजाइन किया गया है तो उस साल तक जितना भी लोड आ रहा है तो उसको आराम से वो रजिस्टर कर ले। ठीक है, और उसमें सर्विसिबिलिटी भी हम लोग चेक करते हैं कि उसमें बहुत डिफ्लेक्शन नहीं आ जाना चाहिए। डिफ्लेक्शन जो होना चाहिए, जो डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, ये विद इन परमिसिबल लिमिट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर वाइब्रेटरी लोड लग रहा है तो उसके कारण क्रैक्स डेवलप नहीं होना चाहिए। अचानक से अगर एक्सीडेंटल लोड आ जाता है तो भी उसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए, एक्सप्लोजन हो गया या फिर ह्यूमन एरर के कारण कोई दिक्कत आ गया तो उसको आराम से रजिस्टर कर ले आपका ये स्ट्रक्चर। फिर लिमिट स्टेट को डिफाइन कैसे करेंगे? द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर द सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट बिफोर फेलर अकर्स इज कॉल्ड लिमिट स्टेट। तो फेलर होने से पहले जो हम लोग सेफ्टी के लिए एक्सेप्टेबल लिमिट रखते हैं और सर्विसिबिलिटी के लिए, उसी को बोलते हैं लिमिट स्टेट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजाइन? तो ये हम लोग समझ गए कि जब तक उसका लाइफ है, कोई भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, जब तक उसका वेट कोई भी स्ट्रक्चर है तो जब तक उसका लाइफ स्पैन है तब तक वो आराम से जो उसका टारगेट रिलायबिलिटी है उसको आराम से वो अचीव करे। मतलब कि जब तक उसका लाइफ स्पैन है तब तक वो अनफिट फॉर यूज नहीं रहे। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब तक के लिए उसको डिजाइन किया, जितना उसका लाइफ स्पैन है तब तक वो आराम से यूजेबल रहे, उसको यूज कर सके, उसी को बोलते हैं सर्विसिबिलिटी। ठीक है, और अदर वर्ड्स में हम लोग क्या बोल सकते हैं? द प्रोबेबिलिटी ऑफ लिमिट स्टेट बीइंग रिच्ड ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम शुड बी वेरी लो। मतलब कि जो लिमिट स्टेट के लिए हम लोग डिजाइन किए वो स्ट्रक्चर को, उसको मतलब वहां तक पहुंचने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहे। ठीक है, वहां तक जैसे जो लिमिट स्टेट के लिए हम लोग डिजाइन किए वो स्ट्रक्चर को, वहां तक मतलब कि पूरा लाइफ टाइम पहुंचने का प्रोबेबिलिटी काफी कम रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In general, the structure shall be designed on the basis of most critical limit state as shall be checked for other limit states. तो सबसे पहले जब हम लोग भी कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं सबसे क्रिटिकल लिमिट स्टेट क्या है, उस हिसाब से हम लोग डिजाइन करते हैं और बाकी लिमिट स्टेट के लिए हम लोग ये क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि अब बताया, लिमिट स्टेट डिजाइन में क्या होता है, स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट फेलियर। ठीक है, और उसके बाद सर्विसिबिलिटी के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं। मतलब कि जितना भी लोड्स आ रहा है, जितना भी लोड्स आ रहा है कोई भी स्ट्रक्चर में, तो हम लोग उसी हिसाब से डिजाइन करते हैं कि सॉरी in limit state design, structure are designed on the basis of safety against failure and then checked for the serviceability requirement. तो मतलब जो भी लोड आ रहा है आपका स्ट्रक्चर में उसको सेफली विथस्टैंड कर सके थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम। ठीक है, उसके बाद हम लोग सर्विसिबिलिटी के लिए भी चेक कर लेते हैं। सर्विसिबिलिटी में क्या चेक करते हैं कि उसमें कोई क्रैक्स डेवलप ना हो जिसके कारण वो अनयूजेबल हो जाए, यूज नहीं कर सके। ठीक है, ये भी चेक कर लेते हैं। फिर उसमें जो डिफ्लेक्शन आता है, डिफ्लेक्शन विद इन परमिसिबल लिमिट होना चाहिए, ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ लिमिट स्टेट, ये देखते हैं। तो लिमिट स्टेट को हम लोग दो भाग में क्लासिफाई करते हैं। पहला हो गया लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, दूसरा हो गया लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो लिमिट स्टेट को दो भाग में हम लोग डिवाइड किए। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, इसमें हम लोग मटेरियल का स्ट्रेंथ चेक करते हैं, एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, इसमें हम लोग चेक करते हैं कि आपका जिस लाइफ स्पैन तक स्ट्रक्चर बनाया गया उस समय तक वो सर्विसेबल है कि नहीं, मतलब उसमें आराम से वो रहने लायक है कि नहीं, एक्सेसिव उसमें डिफ्लेक्शन तो नहीं आ गया, उसमें एक्सेसिव क्रैकिंग तो नहीं आ गया। ये चेक करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में। ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में चेक करते हैं कि आपका जो स्ट्रक्चर है उसका जो मटेरियल से स्ट्रक्चर हम लोग बनाए, यहाँ पे स्टील यूज कर रहे हैं, तो स्टील आपका फेल नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पैन। ठीक है, आप फेल कब कैसे कर सकता है, आपका फ्लेक्चर से कर सकता है, सीयर से कर सकता है, टोर्सन से कर सकता है। तो ये सब के लिए हम लोग एक लिमिट स्टेट ये डिसाइड करते हैं और फर्दर डिजाइन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, तो लिमिट स्टेट्स ऑफ कोलैप्स में हम लोग जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो मटेरियल यूज होता है उसका स्ट्रेंथ चेक करते हैं। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग फर्दर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लगा के उसका एक लिमिट स्टेट तैयार करते हैं
और हम लोग कोशिश करते हैं कि उससे ज़्यादा लोड उसमें नहीं आना चाहिए ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पैन। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इज रीच्ड, ये कब रीच होगा? व्हेन द स्ट्रक्चर एज होल और पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर कोलैप्सेस, जब स्ट्रक्चर आपका पूरा पूरी फेल कर जाए या फिर उसका कोई पार्ट फेल कर जाए। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर में कि स्ट्रक्चर पूरा फेल कर गया है। ठीक है, तो ये फेल क्यों कर सकता है? या तो इसका कोई पार्ट फेल कर गया होगा। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर तो पूरा पूरा पूरी कोलैप्स कर गया है। ठीक है, तो ये आपका लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में आएगा। लिमिटेड स्टेट ऑफ कोलैप्स तब रीच होता है जब स्ट्रक्चर का कोई पार्ट फेल कर जाए या फिर पूरा होल फेल कर जाए। ठीक है, अब कोलैप्स क्यों हो सकता है? ड्यू टू रप्चर ऑफ वन और मोर मेंबर, या तो एक दो मेंबर में आपका रप्चर आ जाए, टूट जाए। ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ प्रोबेबल एंड मोस्ट अनफेवरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स ऑन द स्ट्रक्चर। तो फेल होने के पीछे रीजन होता है, जैसे कि अगर हम लोग मान लीजिए ये स्ट्रक्चर डिजाइन किए होंगे, इसके फेल होने के पीछे रीजन क्या है? हो सकता है कि जो जिस लोड के लिए हम लोग इसको डिजाइन किए थे उससे ज्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ लोड लग गया। ठीक है, तो इसके कारण फेल कर सकता है, या फिर इसका सेफ्टी अच्छा से हम लोग नहीं देखे होंगे। बहुत सारा रीजन हो सकता है। अब चूंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि सी शोर में बनाया गया तो वहां पे विंड स्पीड ज्यादा होता है, तो ये भी रीजन हो सकता है कि स्ट्रक्चर फेल होने का। ठीक है, तो ये सब आता है आपका लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर। आगे देखते हैं हम लोग लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में हम लोग देखते हैं कि आपका स्ट्रक्चर जो है वो उसका परफॉर्मेंस अच्छा है कि नहीं एट वर्किंग लोड। ठीक है, जब वर्किंग लोड रहता है, जिस लोड के लिए हम उसको डिजाइन किए, तब तक उसका परफॉर्मेंस अच्छा है कि नहीं ये हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, अब बेसिकली सर्विसिबिलिटी में हम लोग चार चीज चेक करते हैं। वो हो गया आपका डिफ्लेक्शन, ड्यूरेबिलिटी, वाइब्रेशन एंड फायर रेजिस्टेंस। तो डिफ्लेक्शन में क्या आता है? डिफ्लेक्शन में कि आपका स्ट्रक्चर हम लोग जो डिजाइन किया है वो विद इन परमिसिबल लिमिट में उसका डिफ्लेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट कर जाए, ये हम लोग चेक करते हैं। अगर बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट कर जाएगा तो क्या होगा? वो अनसर्विसेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग चेक करते हैं सर्विसिबिलिटी में। फिर ड्यूरेबिलिटी चेक करते हैं कि जिस लाइफ स्पैन तक हम लोग डिजाइन किए उस समय तक वो ड्यूरेबल है कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्टील स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें रस्टिंग हो गया है। ठीक है, तो जिस लाइफ स्पैन तक इसको हम लोग डिजाइन किए थे तो उस समय तक ये अपना पर्पस जो है, जिस इसका जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं, ये सब हम लोग चेक करते हैं। देन हो गया वाइब्रेशंस। ठीक है, तो वाइब्रेशन में क्या होगा? अगर कोई मशीन हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो मशीन्स के कारण वाइब्रेशन आएगा। तो मशीन्स के कारण जो वाइब्रेशन आएगा उसके कारण स्ट्रक्चर में कोई इशू नहीं आना चाहिए, क्रैक्स डेवलप नहीं होना चाहिए। जैसे आपका मशीन्स में मोटर वगैरह यूज होता है। देन है आपका फायर रेजिस्टेंस। ठीक है, जो स्ट्रक्चर हम लोग डिजाइन कर रहे हैं वो आपका फायर को रजिस्ट कर पाता है कि नहीं, कि फायर में तुरंत ही ढह जा रहा है। ये सब हम लोग सर्विसिबिलिटी में चेक करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सर्विसिबिलिटी में हम लोग डिफ्लेक्शन चेक करते हैं, ड्यूरेबिलिटी चेक करते हैं, वाइब्रेशन एंड फायर रेजिस्टेंस। तो दीज आर द फोर थिंग्स वी आर गोइंग टू चेक इन सर्विसिबिलिटी। ठीक है, तो इसको वन बाय वन देखते हैं। डिफ्लेक्शन अभी जस्ट हम लोग समझे कि ये जो डिफ्लेक्शन होता है, पहले बीम आपका कुछ इस टाइप का था, ये स्ट्रक्चर देखिए आप, फिर आपका ये बीम डिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हो गया आपका डिफ्लेक्शन। तो ये जो डिफ्लेक्शन है, चूंकि लोड आने पे डिफ्लेक्शन होगा, तो ये डिफ्लेक्शन आपका विद इन परमिसिबल लिमिट होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जितना लिमिट हम लोग डिसाइड करके रखे हैं ये आपका कोड में दिया हुआ है, ये भी हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, तो कोड में जो डिसाइडेड है कि डिफ्लेक्शन इतना होना चाहिए, उससे अगर ज़्यादा हो जाता है तो ये स्ट्रक्चर जो है आपका वो सेफ नहीं है, उसमें सर्विसिबिलिटी सही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका कोड में दिया हुआ है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन लिमिट क्या होता है फॉर द डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बिल्डिंग। तो आपका बिल्डिंग आपका इंडस्ट्रियल है कि रेसिडेंशियल है, उस हिसाब से आपका कोड में गिवन है। ये आपका हो गया डिफ्लेक्शन लिमिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। ठीक है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में डिफ्लेक्शन हम लोग चेक करेंगे वर्टिकल का एंड लेटरल का। ठीक है, वर्टिकल ये सीधा हो गया, तो इसमें क्या डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसमें भी डिफ्लेक्शन आ सकता है। तो डिफ्लेक्शन आपका विद इन परमिसिबल लिमिट है कि नहीं। लेटरल में चेक करेंगे, लेटरल आपका हॉरिजॉन्टल समझ लीजिए। ठीक है, ऐसे डिफ्लेक्शन, तो ये जो डिफ्लेक्शन आया ये विद इन परमिसिबल लिमिट है कि नहीं। तो इंडस्ट्रियल में हम लोग ये सब चेक करते हैं कि अगर लाइव लोड आ रहा है, विंड लोड आ रहा है, तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में ये सब यूज होता है, पर्लिन्स एंड गर्ट्स। ये आप लोग देख सकते हैं पर्लिन्स क्या होता है, गर्ट्स क्या होता है, फिगर के थ्रू। तो अगर सपोर्टिंग उसका इलास्टिक है
इलास्टिक क्लैडिंग यूज हो रहा है। इलास्टिक क्लैडिंग क्या होता है, बाहर जो क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर के बाहर हम लोग क्लैडिंग यूज करते हैं, ठीक है, मतलब बाहर वाला सरफेस में। तो उसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपका स्पान बाय 150 आना चाहिए, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। इससे ज़्यादा आता है तो क्या होगा, स्पान बाय 150। इससे ज़्यादा आपका डिफ्लेक्शन हो गया तो वो अनसर्विसेबल हो जाता है आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर ब्रिटल क्लैडिंग है तो स्पान बाय 150। ये सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे के चैप्टर्स में। और तो वैसे आपका इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स का डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ है। अगर वर्टिकल में ये है, अगर सिर्फ लाइव लोड लग रहा है, कैंटिलेवर स्पैन है, तो इलास्टिक क्लैडिंग में स्पान बाय 120 हो जाएगा, ब्रिटल क्लैडिंग में स्पान बाय 150 हो जाएगा। ऐसे से डिफरेंट दिया हुआ है। इधर हम अदर बिल्डिंग्स का दिए, तो यहाँ पे आपका क्रेन लोड आ सकता है, ये सब जो इंडस्ट्री में यूज होता है। कैंट्री हो गया, तो उस केस में आपका क्या डिफ्लेक्शन होना चाहिए, स्पान बाय 150 होना चाहिए। इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे जब फर्दर चैप्टर्स पढ़ेंगे तो, ठीक है। ये अदर्स बिल्डिंग है, इसमें वर्टिकल और लेटरल का डिफ्लेक्शन दिया हुआ है, काफ़ी कम है। स्पान बाय 130, स्पान बाय 350, 360 इस हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहाँ चल गया। अब ये हम लोग देख लिया डिफ्लेक्शन, ठीक है। डिफ्लेक्शन के कारण प्रॉब्लम क्या क्या आता है, नेमली फीलिंग, लैक ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी हम लोग को अच्छा फील नहीं होगा। मान लीजिए आपको स्ट्रक्चर में, मतलब कि कोई बिल्डिंग में रह रहे हैं और वो स्टील स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उसमें अगर डिफ्लेक्ट स्टील ज़्यादा करता है तो आप उसमें रहना चाहेंगे, नहीं रहना चाहेंगे ऑब्वियसली। तो हम लोग को लैक ऑफ सेफ्टी फील होगा, फिर इम्पेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर भी फील होगा। कहीं कहीं डिफ्लेक्ट किया, कहीं नहीं किया, तो उसमें उस केस को क्या बोलते हैं, इम्पेयरिंग स्ट्रेंथ बोलते हैं स्ट्रक्चर का, या फिर उसका कंपोनेंट का। फिर डैमेज हो सकता है फिनिशिंग, आपका जो फिनिशिंग यूज की है वो डैमेज हो सकता है डिफ्लेक्शन के कारण, ठीक है। आगे देखते हैं ड्यूरेबिलिटी के बारे में। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। ड्यूरेबिलिटी क्या हो गया कि जो स्ट्रक्चर हम लोग डिजाइन किए हैं, ठीक है, वर्किंग इन्वायरमेंट में, तो उसमें जो टेम्परेचर है, जो एक्सपोजर कंडीशन उसको बोलते हैं, जो टेम्परेचर उस एरिया का है, ठीक है, जिसमें वेरिएशन आता है या फिर विंड जैसे ब्लो होता है, तो उस एक्सपोजर कंडीशन में वो आपका स्ट्रक्चर जो आप डिज़ाइन किए वो ड्यूरेबल है कि नहीं, वो अपना डिजायर्ड फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, यही हम लोग ड्यूरेबिलिटी में चेक करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग इट लाइफ स्पैन, उसमें कोई तरह का डिटोरियोरेशन तो नहीं आ रहा है, मतलब टूट तो नहीं जा रहा है या फेल नहीं ना कर जा रहा है, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ नहीं आना चाहिए ड्यू टू कोरोजन। तो ये सब हम लोग चेक करते हैं ड्यूरिंग ड्यूरेबिलिटी ड्यूरेबिलिटी में, ठीक है। वाइब्रेशंस का हम लोग जान गए कि मशीनरी अगर यूज हो रहा है तो उस केस में वाइब्रेशन के कारण कोई क्रैकिंग्स वगैरह नहीं आना चाहिए, ये सब भी हम लोग चेक करते हैं। देन आपका फायर रेजिस्टेंस। फायर रेजिस्टेंस अभी जस्ट हम लोग देखे कि टेम्परेचर के कारण क्या होता है, बहुत सारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेस हो गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, तो ये सब जो है आपका चेंज हो जाता है स्टील का, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन हम लोग पिछला क्लास में भी देखे थे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी। तो ये सब में वेरिएशन आ जाता है, तो ये सब के लिए भी प्रोविजंस दिया गया कि कैसे हम लोग फायर को रजिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आज का क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।